इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आइए एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी अपनी पृथ्वी और इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर हमारी समझ कैसे विकसित हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो प्राचीन दार्शनिकों के उन शुरुआती ख्यालों से शुरू होती है और आज के जटिल आधुनिक विज्ञान तक पहुंचती है। ब्रह्मांड की शुरुआत को लेकर उन पुराने अनुमानों की तुलना आज के आधुनिक भौतिकी से करना वाकई हैरान कर देने वाला है। एक वक्त था जब माना जाता था कि ये पूरी दुनिया सिर्फ पानी से बनी है, और आज हम जानते हैं कि ये ब्रह्मांड 13.7 अरब साल पहले एक बेहद सघन बिंदु से पैदा हुआ था। हमारी सोच में कितना जबरदस्त बदलाव आया है ना। आज की इस चर्चा में हम जिन मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले शुरुआती दार्शनिक विचारधाराएं, उसके बाद कांट और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, फिर ज्वारीय परिकल्पना जिसे द्वैतवादी संकल्पना भी कहते हैं, इसके बाद बिग बैंग और ब्रह्मांड का विस्तार, और अंत में दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोग लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इस समय रेखा पर एक नज़र डालने से इंसानी जिज्ञासा की एक शानदार कहानी सामने आती है। सदियों पहले आसमान को सिर्फ निहारने से जो सिलसिला शुरू हुआ, वो आज जमीन के नीचे चल रहे दिमाग को झकझोर देने वाले वैज्ञानिक प्रयोगों तक पहुंच गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन प्रारंभिक दार्शनिक विचारधाराओं की, जब ब्रह्मांड को समझने के लिए पहली बार पौराणिक कहानियों को किनारे रखकर हर चीज के पीछे एक मूल कारण खोजने की कोशिश की गई। इन प्राचीन विचारों की तुलना करना बड़ा ही रोचक है। एक और थेल्स जैसे विचारक थे जिनका मानना था कि इस ब्रह्मांड का सबसे बुनियादी हिस्सा पानी है। वहीं दूसरी ओर हेराक्लिटस का तर्क था कि एक हमेशा बदलती रहने वाली अग्नि ही सब कुछ का स्रोत है और इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ और विचारकों ने भी अपनी बात रखी। एनाक्सिमीनीज ने कहा कि ये अनंत हवा है जो ठंडी होकर पानी और फिर धरती बनती है। लेकिन पाइथागोरस ने तो एकदम अलग ही रास्ता चुना। उनका सुझाव था कि ये भौतिक चीजें तो सिर्फ दिखावा हैं, ब्रह्मांड की असली संरचना तो अमूर्त गणित और संख्याओं से चलती है। अब हम 18वीं शताब्दी में कदम रखते हैं, जहां निहारिका परिकल्पना या नेब्युलर हाइपोथीसिस सामने आई। कांट और लाप्लास के इस अद्वैतवादी सिद्धांत ने प्रस्ताव रखा कि सभी ग्रह एक ही विशाल पिंड से बने हैं। 1796 में फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने इमैनुअल कांट के पुराने सिद्धांत को सुधारा। इसे समझने के लिए अंतरिक्ष में मौजूद एक बहुत ही विशाल और गर्म गैस के बादल की कल्पना करनी होगी जो तेजी से घूम रहा है। जैसे जैसे ये ठंडा होता है, ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने से इसके घूमने की रफ्तार और तेज हो जाती है और इस तेज रफ्तार की वजह से पैदा होने वाले अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पदार्थ के छल्ले बाहर की तरफ छिटक जाते हैं। यहाँ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कैसे उस एक घूमती हुई निहारिका यानी नेब्युला ने अपने अंदर से जो मलबा बाहर फेंका, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़ता गया और ठोस होकर हमारे सौरमंडल के ग्रहों में बदल गया। जब ये अपकेंद्री बल गुरुत्वाकर्षण पर हावी हो गया तो केंद्र से अलग अलग छल्ले टूटकर अलग हो गए। यही छल्ले ठंडे होकर ग्रहों में बदल गए, जबकि बीच में जो बचा रह गया वो हमारा सूर्य बन गया। अद्वैतवादी दृष्टिकोण के बाद 20वीं शताब्दी में ग्रहों के निर्माण को समझाने के लिए एक बिल्कुल अलग ही विचार सामने आया, द्वैतवादी संकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना। पहले के सिद्धांत में सब कुछ एक ही नेब्युला से बना था, लेकिन इस द्वैतवादी सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण दो या दो से अधिक आकाशीय पिंडों के आपस में टकराने या उनकी हिंसक अंतःक्रिया से हुआ था। मतलब हमारी दुनिया के जन्म के लिए तारों के बीच एक जोरदार ब्रह्मांडीय घटना होना जरूरी था। इसे जेम्स जीन्स ने 1919 में पेश किया और बाद में हैरोल्ड जेफरी ने इसमें सुधार किया। उनकी ज्वारीय परिकल्पना एक बहुत ही नाटकीय घटना की तस्वीर खींचती है। मान लीजिए कि एक बेहद विशाल तारा हमारे सूर्य के एकदम करीब से गुजरा। उस तारे के भयंकर गुरुत्वाकर्षण ने हमारे सूर्य से एक सिगार के आकार का पदार्थ बाहर खींच लिया। जब वो तारा वहां से चला गया तो वो खिंचा हुआ पदार्थ टूट गया, सूर्य का चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे ठंडा होकर हमारे ग्रहों के रूप में जम गया। समय के साथ वैज्ञानिकों ने अपनी सोच का दायरा केवल हमारे सौरमंडल से हटाकर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर लगा दिया और यहीं से जॉर्ज लेमेत्रे की विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना यानी बिग बैंग थ्योरी की शुरुआत हुई। 13.7 अरब, ये दिमाग को चकरा देने वाला आंकड़ा है।
ये उन वर्षों की संख्या है जब ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक अकल्पनीय रूप से सघन और बेहद गर्म बिंदु में दबा हुआ था। और फिर उसमें एक भयानक और जोरदार विस्फोट हुआ। 1920 में एडविन हबल ने ये साबित कर दिया कि आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, यानी ब्रह्मांड फैल रहा है। इसी अहम सबूत ने वैज्ञानिक समुदाय को फ्रेड हॉयल की स्थिर अवस्था संकल्पना को नकारने पर मजबूर कर दिया और बिग बैंग सिद्धांत को ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सटीक मॉडल मान लिया गया। अब इन विशाल ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को साबित करने के लिए सिर्फ पन्नों पर गणित हल करना काफी नहीं था। आधुनिक विज्ञान को मानव इतिहास की सबसे जटिल मशीन बनानी पड़ी, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। इस मशीन का आकार ही अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। ये दुनिया का सबसे विशाल कण त्वरक है, जिसे स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर सर्न में जमीन के काफी नीचे बनाया गया है। 27 किलोमीटर लंबी ये भूमिगत सुरंग खास तौर पर ब्रह्मांड की अंतिम उत्पत्ति के रहस्यों को सुलझाने के लिए डिजाइन की गई है। इस महाप्रयोग का तरीका सच में हैरान करने वाला है। इसमें उच्च ऊर्जा वाले कणों को अविश्वसनीय स्पीड पर विपरीत दिशाओं से लाकर आपस में टकराया जाता है। ऐसा करने से वैज्ञानिक पल भर के लिए उसी सटीक स्थिति को पैदा कर लेते हैं जो 13.7 अरब साल पहले बिग बैंग के ठीक बाद इस ब्रह्मांड में मौजूद थी। हम मानव प्रयोगशाला में ब्रह्मांड के जन्म को फिर से जी रहे हैं। और इस सिद्धांत को और भी पुख्ता करती हैं गुरुत्वीय तरंगें, यानी ग्रेविटेशनल वेव्स। 1 सदी से भी पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने अंतरिक्ष में उठने वाली इन लहरों की भविष्यवाणी कर दी थी। आधुनिक समय में इन तरंगों की खोज ने संपूर्ण ब्रह्मांड में गमन करने वाली बिग बैंग की उस हिंसक और विस्फोटक वास्तविकता पर पक्की मोहर लगा दी है। प्राचीन काल में पानी से शुरू हुए दर्शन से लेकर आज की इस कण भौतिकी के सफर को देखने के बाद एक बहुत बड़ा रहस्य अभी भी बाकी रह जाता है। अगर ये ब्रह्मांड एक सघन बिंदु से पैदा हुआ था और आज भी लगातार फैल रहा है, तो इस शानदार कहानी का अंत क्या होगा? क्या ये ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए फैलता चला जाएगा, या एक दिन वापस सिकुड़कर उसी एक बिंदु में समा जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब विज्ञान आज भी तलाश रहा है।